हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू सीए फाउंडेशन अकाउंट्स रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पे हमने पिछले लेक्चर में देखा था डेप्रिसिएशन का चैप्टर और हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं अमोर्टाइजेशन समझने के लिए। अमोर्टाइजेशन समझने के पहले इनटैंजिबल असेट को भी समझना जरूरी है। एक इनटैंजिबल असेट ऐसा असेट है जो नॉन मॉनेटरी असेट है और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स ऐसे असेट है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है पर इनकी वैल्यू है और इन्हें हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने अकाउंट्स में। अब अगर ऐसे असेट को हमें रिकॉर्ड करना है तो इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई है। कौन सी कंडीशंस है ये? नंबर 1, ऐसा असेट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। Being identifiable means entity could rent, sell, or exchange or distribute the specific future economic benefits। इससे रिलेटेड सारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जो एंटिटी है वो या तो रेंट कर सकती है या फिर उसे बेच भी सकती है, तो हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। साथ ही साथ कंपनी कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सच इनटैंजिबल असेट। उसका कंट्रोल एंटिटी के पास होना चाहिए। और कंट्रोल मीन्स पावर अवेलेबल टू द एंटरप्राइज टू ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम दैट असेट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रेस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरों को रोकने का भी अधिकार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का पेटेंट आ जाए तो कोई और उसे नहीं यूज कर सकता, और अगर कोई और यूज करता भी है तो हम उसे रोक सकते हैं ऐसा करने से, सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करके, ताकि वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को हम रोक सके। रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स जो है वो एट्रीब्यूटेबल टू असेट होनी चाहिए, यानी उस असेट से ही वो फ्यूचर बेनिफिट्स आ रहे हो। एंड द कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल असेट कुड बी मेजर्ड रिलायबली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उसका मेजरमेंट प्रॉपरली करते आना चाहिए, तभी हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक बार इसे आपने रिकॉग्नाइज कर दिया तो इसे एक नॉर्मल असेट जैसा आप देख सकते हो और इसे डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन कर सकते हो। अब एक कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड करने में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है? तो सबसे पहले तो उसका परचेज प्राइस। अगर हमें कोई इंपोर्ट ड्यूटीज लगते हैं तो वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ ही साथ एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा हमें डायरेक्टली उस इंटेंजिबल असेट के रिलेटेड हो रहा है, हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में हम ये असेट बेच भी देते हैं तो इस पे होने वाला गेन या लॉस जो होगा वो हम एक नॉर्मल असेट जैसा ही ट्रीट करेंगे। जैसे अगर आप एक कार बेचने पे जो प्रॉफिट होता है, उसी तरीके से अगर आपको कोई पेटेंट या कॉपीराइट बेच के फायदा होता है तो उसी तरीके से रिकॉर्ड करना है। यानी कि उसमें पहले अमोर्टाइजेशन करके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आज के डेट पे, एंड फिर उसे सेल करते टाइम, डिस्पोजल के टाइम पे क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये आपको चेक करना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन net disposable proceeds and the carrying amount of the asset should be recognized as income and expense in the statement of profit and loss। जो हमारे नेट डिस्पोजेबल प्रोसीड्स है, यानी हमारी जो सेल वैल्यू है, और उसमें से जो हमारा कॉस्ट है, इसको माइनस करके आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा, या फिर लॉस हो रहा है तो लॉस पता चल जाएगा उस पर। डिफरेंस क्या है टैंजिबल और इनटैंजिबल में? तो टैंजिबल असेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इनटैंजिबल असेट डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस। टैंजिबल असेट्स की फाइनाइट लाइफ बेस होती है उनके एक्सपेक्टेड यूजेज पे, लेकिन इंटैंजिबल असेट की जो लाइफ है ये उसके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के ऊपर बेस्ड रहेगी। सिमिलरली, अगर हमें यूजफुल लाइफ ऑफ अ टैंजिबल असेट नहीं पता है तो नो प्रिजम्पशन इज लेड डाउन। लेकिन अगर हमें इंटैंजिबल असेट का लाइफ नहीं पता तो उसकी लाइफ 10 साल मान ली जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर इंटैंजिबल असेट की लाइफ आपको नहीं पता है तो आपको 10 साल ले लेना है उसकी लाइफ और अकॉर्डिंगली अमोर्टाइजेशन कर देना है। टैंजिबल असेट है वो डेप्रिशिएट होंगे, यहाँ पे अमोर्टाइज होंगे। और टैंजिबल असेट का एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी, मशीनरी, व्हीकल्स। इंटैंजिबल असेट का एग्जाम्पल है स्ट्रीमिंग राइट्स। आजकल तो आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स, किसी मूवीज या किसी टीवी शो के स्ट्रीमिंग राइट्स है, इन सभी को भी इंटैंजिबल असेट बोला जाएगा। एंड लैंड राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये भी इंटैंजिबल असेट में ही काउंट होंगे। अब इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन के जगह हम वर्ड यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन। आईसीआई खुद बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन इंटैंजिबल असेट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। सिर्फ नाम अलग है, कंसेप्ट सेम है,
इनफैक्ट फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा. इट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इनटैंजिबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. तो सिमिलरली आपको कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन द यूजफुल लाइफ वाला ही फॉर्मूला यूज करना है. अब ये जो यूजफुल लाइफ लेना है ये डिपेंड करता है द पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच द असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज. जितने टाइम तक उस एंटिटी को लग रहा है कि वो ये असेट यूज करेंगे उतने टाइम तक ही हम इसको यूजफुल लाइफ कंसिडर करेंगे. लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द एंटरप्राइज अगर आप डिटरमाइन कर सकते हो तो उसके बेसिस पे भी आप उसकी यूजफुल लाइफ डिटरमाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडमार्क दे रहे हो किसी और को रॉयल्टी बेसिस पे और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आने वाले 10 लाख प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग तक आप हमारा ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो. तो सामने वाले के लिए जब वो अकाउंटिंग करेगा तो वो प्रोडक्शन बेसिस पे यूज कर सकता है. अगर वो हर साल 2 लाख आइटम्स प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए लाइफ रहेगी 5 ईयर्स की, विच इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख पर ईयर. तो उसकी लाइफ अज्यूम कर सकता है वो 5 ईयर्स. लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपको 10 ईयर्स की लाइफ अज्यूम कर लेना पड़ेगा. आगे चलते हैं हम और सीधा आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे, समझने के लिए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और आपको इसको कैसे फेस करना है. इलस्ट्रेशन 13. कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड अ पेटेंट. पेटेंट का मतलब होता है एक रजिस्टर्ड टेक्नोलॉजी. उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की है. द पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल असेट, मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. ऑन 1 जुलाई 2021 डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ 28 लाख एंड स्पेंट 2 लाख टूवर्ड्स द लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि डेवलप करने के लिए आपको 28 लाख का खर्चा आया और 2 लाख लीगल फीस लग गई है. मतलब ये पेटेंट टोटल मिला के 30 लाख का है. द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 10 ईयर्स एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर. तो आपको 10 साल में इसके लाइफ को डिवाइड करना है और 31 दिसंबर को इसको क्लोज करना है. शो द पेटेंट अकाउंट एंड अमोर्टाइजेशन अकाउंट फॉर द ईयर 2021 एंड 2022. तो जिस तरीके से हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते थे सेम एंट्री यहाँ पे भी होगी. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस बोलते थे, उसी तरीके से अमोर्टाइजेशन इज एन एक्सपेंस, इसलिए अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटैंजिबल असेट अकाउंट. मतलब डेप्रिसिएशन होने पर अमोर्टाइजेशन को डेबिट करेंगे और उस इंटैंजिबल असेट को क्रेडिट करेंगे. लेकिन ध्यान ये रखना है कि साल के एंड में ये जो अमोर्टाइजेशन है ये P&L अकाउंट में चला जाएगा. तो आइए देखते हैं कि हमें 30 लाख के इस असेट पर कितना अमोर्टाइजेशन चार्ज करना है. तो जैसा उसने बताया यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स और 30 लाख की वैल्यू है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इट वुड बी 3 लाख रुपीज पर ईयर. ये पर एनम का डेप्रिसिएशन रहेगा. तो आइए देखते हैं इसका अकाउंट कैसे बनाना है. तो सबसे पहले आपको पेटेंट अकाउंट और अमोर्टाइजेशन अकाउंट बनाना है. जब आप रिकॉर्ड करोगे कि जुलाई 1 को ये असेट रिकॉग्नाइज हुआ तब आप एंट्री करोगे पेटेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये 28 लाख प्लस 2 लाख 30 लाख का असेट रिकॉर्ड हो जाएगा. अब साल के एंड पे यानी दिसंबर 31 को इस पे अमोर्टाइजेशन चार्ज करना है और जुलाई से लेकर 1 जुलाई से लेकर अभी तक 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स हो चुके हैं. तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही चार्ज होगा. तो 3 लाख का डेप्रिसिएशन पूरे साल का है एंड हम लेंगे 6/12 यानी सिर्फ 6 महीने का. मतलब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले 1,50,000 का. द एंट्री विल बी अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 1,50,000. अमोर्टाइजेशन के डेबिट पे टू पेटेंट है तो पेटेंट के क्रेडिट पे बाय अमोर्टाइजेशन आ जाएगा. फिर साल के एंड पे ये माइनस होके बैलेंस अमाउंट जो है वो 28,50,000 रह जाएगा जो अगली साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट, अगली साल में जाने के पहले हम इस अमोर्टाइजेशन के बैलेंस को P&L में ट्रांसफर कर देंगे 1.5 लाख रुपए को. अगले साल में 28,50,000 है लेकिन हम SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे और अगले साल भी 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है. क्योंकि पूरे साल ये असेट यूज हुआ है तो एंट्री होगी अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट पूरा का पूरा 3 लाख नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर को. अमोर्टाइजेशन के डेबिट पे टू पेटेंट
पेटेंट के क्रेडिट पे बाय अमोर्टाइजेशन आ रहा है एंड 2850 में से 3 लाख माइनस करके अब बैलेंस रह जाएगा 25,50,000। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आप नॉर्मल क्वेश्चन करते हो एसएलएम का, टेंजिबल एसेट का, उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है। सिर्फ 10 ईयर्स की लाइफ अज्यूम करना पड़ेगा। आते हैं अगले पॉइंट पे। और एक क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 14। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ अ मूवी। ये प्राइम स्ट्रीमिंग मतलब अमेजॉन प्राइम के बेसिस पे उसने बनाया है। 18 लाख रुपीज में इसने एक मूवी के राइट्स परचेज किए विद अ कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के लिए परचेज किए गए हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, बेस्ड ऑन द डिक्लाइन ऑफ द व्यूअरशिप, प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइडेड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हुआ क्या कि प्राइम कंपनी ने 10 ईयर्स के लिए राइट्स खरीदे थे, लेकिन 4 साल के बाद उनको रियलाइज हो रहा है कि ये मूवी इतनी चल नहीं रही है, तो इसे अब और 5 साल ही चलाएंगे। सिंस इसने बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर बोला है, तो चौथे साल के शुरुआत से, यानी अभी तक 3 ईयर्स का ही यूज हुआ है, चौथे साल से आगे 5 साल ही इसे यूज किया जाएगा। यानी 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 8 साल तक ही ये चलने वाला है। लास्ट के 2 साल अब ये प्राइम इसे स्ट्रीम नहीं करेगा। तो 3 साल तक का हमें अमोर्टाइजेशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 18 लाख के असेट को अगर मैं 10 ईयर्स से डिवाइड करूं तो 1,80,000 का मेरा अमोर्टाइजेशन आ रहा है। अगर 3 साल तक ये अमोर्टाइजेशन करते जाए तो टोटल अमोर्टाइजेशन 5,40,000 का हो जाएगा एंड एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इस असेट की वैल्यू हो जाएगी 12,60,000 रुपीज, विच इज 18 लाख माइनस 5,40,000। अब ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये 7 साल यूज नहीं होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ही इसे स्ट्रीम किया जा रहा है। तो अब 7 के जगह 5 साल में ही इस 12,60,000 को हमें अमोर्टाइज करना पड़ेगा। मतलब अब 1260 डिवाइडेड बाय 5, 2,52,000 पर एनम के रेट से हमें इसे अमोर्टाइज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अमोर्टाइजेशन में आएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सीए फाउंडेशन के सारे रिवीजन वीडियोस इसी चैनल पे आने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त सीए प्रतीक काबरा, आपके सीए फाउंडेशन की तैयारी में आपका साथी। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।